नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो मोदी सरकार लगातार लोकतंत्र को ठोकर मारकर मनमानी करने का दुस्साहस कर रही है, लेकिन इससे विपक्ष में जिस तरह की एकजुटता बन रही है उसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी को यह मनमानी बहुत भारी पड़ने वाली है। दरअसल अब तक इंडिया गठबंधन के दल ही मोदी के विरोध में आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखने वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस विरोध में शामिल हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पानी अब सिर के ऊपर से जा रहा है और इसीलिए दलितों की बड़ी नेता मायावती ने अब मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि यह तरीका ठीक नहीं है। मायावती ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों से लगभग 150 सांसदों का निलंबन संसदीय इतिहास के लिए दुखद और लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। आइए जरा सुन लेते हैं और क्या कुछ कहा है मायावती ने, ये सुनते हैं। चर्चा में बहुत कुछ है। इंडिया गठबंधन का एक और धमाका हम लिख रहे हैं। कौन सा धमाका इंडिया गठबंधन करने वाला है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन से लेकर सदन के अंदर जो कुछ हुआ उस पर मायावती जी क्या कुछ कह रही हैं, इनकी बात यहां क्यों जरूरी है वो भी समझेंगे, लेकिन पहले सुनिए। के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और इसी दौरान माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही विपक्ष विहीन संसद में आम जन के हित से जुड़े, देश व आम जन हित से जुड़े अति महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना भी ये अच्छी परंपरा नहीं है। और यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित यहाँ पवित्र संविधान संसद व अच्छी संसदीय परंपराओं को बचाने की जिम्मेवारी किसी भी एक की नहीं है, बल्कि सभी की है और जिसे सभी को मिलकर निभाना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है ये भी कोई ठीक नहीं है। ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सुन रहे थे आप बसपा प्रमुख मायावती जी को, जो अपनी बातें रख रही थी। 7 दिन बाद ही सही, लेकिन वो आखिर आकर यहां बोलने के लिए मजबूर हुई, अपनी बात रखने के लिए मजबूर हुई। अब ये तय नहीं है दोस्तों कि मायावती चुनावों में, आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया में शामिल होती हैं या नहीं, लेकिन आज का उनका साथ भी बीजेपी के लिए लाल झंडी की तरह बन गया है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पुरानी संसद से विजय चौक तक, दिल्ली में पुरानी संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला और संसद की सुरक्षा से लेकर सांसदों के निलंबन तक कई सवालों पर मोदी सरकार से जवाब मांगा। ये विजुअल आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ले आइए विजुअल को, और आप देख रहे हैं कि ये सेव डेमोक्रेसी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे बैनर पोस्टर के साथ ये तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लीडरशिप में यहां नजर आ रहे हैं और लगातार ये संसद भवन से, पुरानी संसद भवन से निकलकर और सीधे पहुंचे विजय चौक तक। इस विजुअल में आप समझ सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन, काला दिन, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ ये आगे बढ़े थे। कल का दिन भी इंडिया गठबंधन और इंडिया यानी भारत दोनों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि कल 11 बजे दिन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा और इसके साथ पूरे देश में बीजेपी के अलोकतांत्रिक रवैये पर इंडिया गठबंधन मोर्चा खोलने वाला है।
अभी 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक से बहुत ऐसी बातें निकल कर आई हैं जिनसे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। एक तो उधर इंडिया गठबंधन कि जितने तमाम नेता जो सदन से निकाल दिए गए हैं वो कल 22 तारीख है, आप जानते हैं, और कल दिल्ली के जंतर मंतर पर और उसके अलावा पूरे देश में उनका मार्च है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता कल दिल्ली के जंतर मंतर पे रहेंगे, मौजूद रहेंगे और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। और दूसरी तरफ आप जान रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उस बैठक से बहुत सारी बातें निकल के आई। ईवीएम पर चर्चा, सीट शेयरिंग को लेकर उसमें बातचीत फाइनल होना, बहुत ऐसी चीजें इस जो इंडिया गठबंधन के सांसदों को बाहर किया गया है उस पर चर्चा, और आपसी मतभेदों को भुलाकर कैसे 2024 को जीतना है, इन सब पर बातें तो हुई और इससे बीजेपी की परेशानी काफी बढ़ सकती है। लेकिन मीडिया का एक धड़ा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की नाराजगी बता रहा है। इसी मसले पर लालू प्रसाद यादव ने आज अपनी बात रखी है, जरा सुन लेते हैं लालू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए कि जब ऐसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में थी तो वहां नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए, ऐसा कहा गया, और बाद में नीतीश कुमार आए, अपनी बात उन्होंने रखी थी, और अभी लालू प्रसाद यादव अपनी बात रख रहे हैं। सुनिए जरा। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई बहुत पॉजिटिव हुई और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ, और ये मीडिया के जो लोग हैं बिके हुए हैं एकदम नरेंद्र मोदी से, चाहे जो भी हम लोग तय करें ये उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। कोई भी ये कहा गया उसमें कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठकर चले गए। बैठक खत्म हो गई, सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है, जो लोग हैं कम ही लोग जाते हैं, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। अब ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। ललन सिंह कह रहे हैं 15-20 दिन में हो जाएगा बंटवारा सीटों का। हाँ, ठीक बोले हैं। ये इतना तेजी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू यादव से ललन सिंह की दोस्ती बढ़ गई है, इसलिए नीतीश कुमार हटाना चाहते हैं ललन सिंह को। 29 तारीख को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक का परिषद फालतू ये सब बात। सब ठीक है सर, इंडिया में ऑल इज वेल है सर। ईडी का समन भेजा गया है सर आपको, कल आपको बुलाया गया है और 27 को तेजस्वी जी को बुलाया गया है। तो लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे और मीडिया पर ठीकरा फोड़ रहे थे, और फोड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि अंदर कुछ बातें होती हैं, बाहर कुछ और बताया जाता है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के बीच अनबन की खबरों को ये सीधे सीधे खारिज कर रहे थे। और ये बात यहाँ, ये बाइट यहाँ इसलिए सुनाना चाहता था दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि अभी 2 दिन से आपने यही सुना होगा, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या कुछ कह रहे हैं लालू यादव ये अभी आप सुन रहे थे। और सीधा सीधा मीडिया पर जो बात कह रहे थे कि हम कुछ भी कहें लेकिन वो सब बिके हुए हैं, मोदी के हाथों बिके हुए हैं और मीडिया बिका हुआ है, और इसीलिए वो अपनी हमारी बातें नहीं बल्कि कुछ और बातें बताता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में अनबन हो गई है। यही बात उधर कल राहुल गांधी भी कह रहे थे। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने तो मीडिया को साफ साफ कह दिया था कि 150 सांसदों को, हमारे 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया है। लेकिन आप कुछ और सवाल कर रहे हैं कि किसने वीडियो बनाया। जरा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी, सुनिए। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट पे लिया है सर, वो किसी ने कास्ट का किसानों का अपमान किया। नहीं, सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो।
सर मिमिक करना इस तरीके थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? सब जो वाइस ने अपमान किया है। तो सुन रहे थे आप, थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, आप टोटली बिल्कुल एक लाइन पर चलोगे तो फिर क्या कहें। ये कह रहे हैं राहुल गांधी, और क्यों नहीं कहें, बिल्कुल वही बात तो यहां लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं। तो विपक्ष एकजुट है, ये साफ दिखाई दे रहा है, और इसी एकजुटता से शायद मोदी सरकार परेशान है। तो चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का यह दांव, बड़ा दांव, क्या बीजेपी की जड़ों पर बड़ा प्रहार साबित हो सकता है? आज न्यूज पॉइंट में इस जरूरी सवाल पर चर्चा हम जरूर करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, और आज विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों ने लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेकर पैदल मार्च जब निकाला, आपने देखा थोड़ी देर पहले, तो साफ है कि अब 2024 का चुनाव बीजेपी की मनमानी बनाम लोकतंत्र बचाओ, ये जो लोकतंत्र बचाओ है, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर विपक्ष घेरने वाला है। लेकिन बीजेपी अब भी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बैठी हुई है। राम मंदिर का नाम यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज ही खबर आई है कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को भी न्योता भेजा गया है। याद कीजिए जरा, मल्लिकार्जुन खड़गे कितने साल के हैं? 81 साल के। सोनिया गांधी 75 से ऊपर की हैं। आश्चर्य है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उम्र का हवाला देकर न आने की नसीहत मिल रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को बुलाया जा रहा है। दाल में तो कुछ काला है दोस्तों। बीजेपी को शायद मोगालता है कि राम मंदिर के नाम पर वो फिर से वोट हासिल कर लेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन देश में फिर से लोकतंत्र के सवाल को खड़ा करने में लगा हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन के इस बड़े दांव से कमजोर होगी बीजेपी। इंडिया गठबंधन का एक और धमाका, कौन सा धमाका है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए चर्चा में भाग लेने वाले हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों का परिचय आपके सामने रख दूं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं। शकील जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपुर जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी बहुत बड़ा दिन। अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस की, वो भी आपको लाइव सुनाएंगे, हम दिखाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए होगी क्योंकि अभी CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक के बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, उसमें भी एक धमाका सुनने को मिल सकता है। वो फर्स्ट हैंड नहीं सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आना चाहता हूं सीधे शकील अख्तर जी, जो कांग्रेस पर पैनी निगाह रखते हैं, कांग्रेस को समझाते भी हैं और कांग्रेस से खबरें भी बहुत सारी निकाल कर लाते हैं, हमारे तमाम साथियों तक पहुंचाते हैं। शकील अख्तर जी, क्या कुछ चल रहा है CWC की बैठक में, और कल 11 बजे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, और यहीं से पूरे देश में इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहा है, वो वहां से क्या कुछ खबरें हैं, जरा आपसे ये 2 मसलों पर खबर चाहता हूं। और तीसरी बात तो आप और हम सब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि 22 तारीख को जो संसद तक 22 तारीख तक जो चलना था, उस शायद वो आज ही उसे समाप्त कर दिया गया है। क्या कुछ है, क्योंकि पैनी निगाह आपकी रहती है और सदन की कार्यवाही तो लगातार आप उस दिन भी वहां थे आप, जिस दिन वहां 2 युवा दर्शक दीर्घा से कूदकर संसद में सांसदों की गैलरी में आ गए थे। तो क्या कुछ है आपके पास शकील जी? देखिए राजीव जी, लोकसभा का और राज्यसभा का जो शीतकालीन अधिवेशन कल तक चलना चाहिए था 22 तक, उसे आज ही साइलेंडाई कर दिया गया है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये जो है एक अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब विपक्ष है ही नहीं तो कम से कम एक दिन, जो कि लंच से पहले तक होना था, क्योंकि उसके बाद में प्राइवेट मेंबर्स बिल शुरू हो जाते हैं तो उसमें कोई ज्यादा लोग रुकते नहीं है, तो कल लंच तक वो इसको और चला लेते, मगर सरकार ने वो मुनासिब नहीं समझा और आज ही उसको साइलेंडाई कर दिया। दूसरी जो एक खास बात आप बता रहे हैं, वो बड़ी खबर है कि CWC की मीटिंग अभी खत्म हो गई है, और CWC की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेना है। वो क्या होगा, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने
ये पहली बार ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की यात्रा शुरू होना चाहिए। और मैंने ये रिक्वेस्ट जो है राहुल जी के सामने रखी है और आप लोगों के सामने भी रख रहा हूं कि इसमें सीडब्ल्यूसी फैसला करे, राहुल जी फैसला करें, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल आ चुके हैं। तो क्या करना है, तो हो सकता है आज अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है उसमें ये बात बताई जाए कि उसमें सीडब्ल्यूसी ने क्या फैसला किया है। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत जोर से, बहुत ताकत के साथ अपने विपक्ष के सदस्यों को निकाले जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा हमला है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया देख रही है कि किस तरह विपक्ष के 150 के लगभग सांसदों को निकाल दिया गया और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है इस बात पे कि मिमिक्री हुई, लेकिन घटना की जो शुरुआत हुई थी, दो लोग जो लोकसभा में कूदे थे, उसके लिए जो सांसद ने पास दिया था बीजेपी के, उससे अभी तक आज की तारीख तक एक भी सवाल नहीं। वो कहां है, क्यों, कैसे उनको जानते थे, क्या हुआ, कुछ नहीं। और इस सवाल को उठाने वाले, भाई सांसदों को जो निकाला गया है उनका कसूर क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर अपना बयान दें। जयराम रमेश ने यहां तक कहा था कि हम लंबी डिबेट भी नहीं चाहते, सरकार अगर चाहे तो 1-1.5 घंटे में भी खत्म हो सकती है, गृह मंत्री अपना बयान रख दे, हम उस पर 2-4 सवाल पूछ लेंगे, ज्यादा भी नहीं, 1-1.5 घंटे में मामला निपट जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके हम कोई इश्यू बनाए, मतलब जिसमें हम ज्यादा विवाद करें, जिसको ज्यादा फैलाए। हम ये चाहते हैं कि देश की सुरक्षा का सवाल है, संसद की सुरक्षा का सवाल है और यह मामला जो है ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए। देखिए, और इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन की बात है, तो निश्चित ही रूप से उसकी जो पहल है वो बहुत अच्छी है। अब लगातार वो काम कर रही है और काम करते हुए दिखा भी रही है। इसीलिए कल उसने देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। अभी आप लालू जी को सुना रहे थे और लालू जी ने इतने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विवाद का या नाराज होने का कहीं कोई सवाल नहीं है। उसके बाद राहुल ने भी कहा, देखिए ये जो मीडिया है इसका वनसूत्री प्रोग्राम यह है कि किसी भी तरह इंडिया गठबंधन को डिफेम करो, उसको लोगों के बीच में नजरों से गिराओ और ये बताओ कि ये विवादों में है, इसमें एकजुटता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जो है इंडिया गठबंधन आज तक पूरी ताकत से ये बताने में जुटा हुआ है और सफल भी है इसमें कि हम एक हैं, और एक होना उनके लिए मजबूरी भी है और बहुत जरूरी भी है। आज इंडिया गठबंधन ये जानता है कि अगर वो एक नहीं हुए तो कल को अलग अलग कोई भी नहीं बचेगा, और जो छोटे दल है या जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस के लिए भी खतरा है, लेकिन कांग्रेस के लिए खतरा कम इसलिए है कि वो अखिल भारतीय पार्टी है, उसका 100 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है, उसके पास एक ऐसा नेता है जो डरता नहीं है, जो बहुत हिम्मत वाला है, राहुल गांधी। आप देखिए कि अब जो है जितने भी नेता हैं विपक्ष के, उन सबके मन में एक संशय तो पैदा हो ही गया ना कि कल क्या हो जाएगा, किसको ईडी का सम्मान आ जाएगा। अभी अरविंद केजरीवाल को दोबारा आया ही है, अभी लालू जी को और तेजस्वी को आया ही है। आज की तारीख में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इस बात का खतरा नहीं हो। तो सब ये जानते हैं कि अगर हम एकजुट हो गए और एक सीट पर एक लड़ गए, जैसा कि लालू जी कह रहे थे कि हाँ 8-10 दिन में सब हो जाएगा, और ये वाकई होने वाला है। कांग्रेस ने ये बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि हमने पहल करी है और हमने अलायंस के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। वो आपको मालूम ही है, उसके नाम आप बता ही चुके हैं कौन कौन पहले लोग हैं उसमें। पांचों के पांचों कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, सीनियर मोस्ट। एक बार हम और बता देते हैं, अशोक गहलोत सीनियर मोस्ट, मुकुल वासनिक जो उसके संयोजक हैं वो भी सीनियर मोस्ट है, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे वो है इसमें, सलमान खुर्शीद वो भी बहुत सीनियर है, और मोहन प्रकाश वो भी बहुत सीनियर नेता है। पांचों बहुत सीनियर नेता है, सीजन्ड नेता है,
और उनके विपक्षी गठबंधन में सबकी एक अच्छी पहचान है। सब जानते हैं कि ये लोग जो है वाकई काम करने वाले लोग हैं और गठबंधन के लिए काम करेंगे। तो आज की तारीख तक, अभी तक जो है विपक्ष जो है सही तरीके से काम कर रहा है, और अगर ऐसे ही काम करता रहा तो निश्चित ही रूप से 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी, 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए मुश्किल हो सकता है। जिस प्रकार विपक्ष अभी बिल्कुल तनाव से मुक्त होकर तैयारियां जिस प्रकार कर रहा है, और अब तो सड़कों पे दिखाई दे रहा है, और कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कल सुबह 9:30 बजे से हम आपके सामने लाइव रहेंगे दोस्तों, और पल पल की रिपोर्ट, दिन भर क्या कुछ चल रहा है वो बताएंगे, जंतर मंतर पे क्या कुछ चल रहा है, स्पेशल कवरेज आपके बीच लेकर हम आएंगे। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब आप इन तमाम घटनाक्रमों को, और उनके बीच मायावती जी का आना बाहर निकल के इतने दिनों तक, 7 दिन तक संसद के ऊपर, संसद के अंदर जो कुछ हुआ उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, इतने सांसदों को बाहर निकाल दिया गया इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, और दानिश अली को वो खुद अपनी पार्टी से निलंबित कर चुकी हैं, जिनके साथ उनको खड़ा होना चाहिए था, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब यहाँ एक नाम सामने आता है, और वो भी इंडिया गठबंधन के अंदर बैठक में एक नाम सामने रखा जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, और वो नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, जिसको सामने रखती हैं ममता बनर्जी और उनका समर्थन करते हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद क्या मायावती जी आ रही है? एक बड़ा सवाल तो उठता है। मायावती जी की राजनीति पर चर्चा और भी आगे करेंगे, आपसे पहले समझ लो, फिर प्रोफेसर रविकांत जी से और अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि क्या यहाँ से ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन के अंदर खाने काफ़ी मजबूती हो गई है, मजबूत है, और शायद इसलिए अब सत्ता पक्ष भी और जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है वो भी परेशान नजर आ रहा है, ऐसा माना जाए? फिलहाल इंडिया गठबंधन और उसके घटक दलों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसा कि शकील जी ने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा अगर इस वक्त वे एकजुट नहीं हुए तो। इसलिए उन सब की मजबूरी है हाथ से हाथ जोड़कर आगे चलना, और यही वजह है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मोदी, शाह, उनकी पार्टी, वे लगातार अब चिंतित होने लगे कि अगर ये एकजुटता सचमुच बनी रही चुनाव तक, मैं बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूं, इसकी पहली अग्नि परीक्षा इस एकजुटता की सीटों के बंटवारे के समय होगी। अब तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस एक बड़े भाई जैसी भूमिका में, स्वाभाविक है, वो सबसे पुरानी पार्टी है, 2019 में लगभग 12 करोड़ वोट उसे मिले थे, संसद में उसके लोग अब भी ज्यादा हैं, तो उसकी भूमिका ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि उसे अपने हिस्से के केक में से, अपने हिस्से के दोने में से उसको मलाई छोड़ना पड़ेगी। उसे सीटें ज्यादा छोड़नी पड़ेंगी इन घटक दलों और सहयोगी दलों के लिए। तो अगर ये 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे की जो बात हो रही है, यद्यपि सिर्फ 8 दिन बचे हैं, और ये इतना जल्दी युद्ध स्तर पर हो पाएगा इसमें हमें अभी संशय है। लेकिन अगर एक आध महीना भी लगे, 15-20 दिन और लग जाए सीटों के बंटवारे में, तो कोई कयामत नहीं आने वाली। मेरा मानना यह है कि इस वक्त जो इंडिया नाम का गठबंधन है वो ठीक दिशा में काम कर रहा है, और मुख्यधारा का मीडिया है वो अपना काम बिल्कुल ठीक ठीक कर रहा है। जैसा कि लालू प्रसाद जी ने कहा कि वो बिखरा हुआ मीडिया है, उससे हर मौके पर यह बताना है, उसका फर्ज है कि इस गठबंधन में फूट पड़ रही है, इसमें फलाना नाराज हो गया, फिर ढिमकाना रूठ गया, वो लगातार ये बताते रहेंगे। लेकिन अब इसके जो बड़े नेता, उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी एकजुटता न केवल बनाए रखें बल्कि बताते रहें, बार बार उन्हें इस बात को सबके सामने आकर, देश के सामने आकर, जैसे लालू यादव ने डंके की चोट बताया, ऐसे बताना पड़ेगा। अब आपके सवाल पर आते हैं कि बहन मायावती ने आज अपनी भूमिका में थोड़ा सा जो ट्विस्ट लिया है, उसके पीछे वजह क्या है? एक दौर था, राजीव जी, हम सब ने देखा है कि मायावती प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती थी, और कुछ भी गलत नहीं था। वे देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री थी, एक दलित चेहरा है, महिला है, उस नाते उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना अनुचित कभी नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया है। अब मायावती जी पिछले विधानसभा चुनाव को, उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप देख लीजिए, अभी हमारे मित्र लक्ष्मण जी उस पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन
उसके बाद से वे भारतीय जनता पार्टी की बगल बच्चा जैसी पार्टी बनकर रह गई हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी कोई बहुत ज्यादा वक़्त अब बची नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो अपील है वो भी अब दिखाई नहीं देती। जो बीजेपी के बाकी घटक दल हैं, ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनका डर भी स्वाभाविक तौर पर उन्हें होगा ही। आज भी उनका जो बयान है वो किंतु परंतु अगर मगर आदि इत्यादि के साथ है। ऐसा बयान उन्होंने तब तो नहीं दिया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में एक महिला सांसद को शूर्पणखा कह रहे थे, जब वे ऐसे उंगलियां मटकाकर और पता नहीं कैसी कैसी भाव भंगिमाओं के साथ मिमिक्री और मोकरी कर रहे थे लोकतंत्र की। तब तो बहन मायावती ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। तो उनकी भूमिका आज सिर्फ इस बेचैनी की भूमिका के रूप में मुझे दिखाई देती है कि एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसकी पदचाप सुनकर कहीं वे बेचैन हो गई हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने मात्र का काम उन्होंने आज किया है। उनसे मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता कि वे मोदी शाह की भाजपा के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसी ताल ठोककर लड़ पाएंगी जैसे लालू यादव या नीतीश कुमार या कांग्रेस या उद्धव ठाकरे इत्यादि लड़ रहे हैं। इसलिए उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए, न हमें न इंडिया नाम के गठबंधन को। अब इस गठबंधन में जितने लोग आ गए वे एकजुट बने रहे। सीटों के बंटवारे के समय कोई ऐसी मेढकों की तौल ना हो कि 4 ऊपर आए और 2 नीचे उतर कर गिर पड़े। ये भानुमति का कुनवा अगर बना रह सका तो नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए मई की गर्मियां पसीना लाने के लिए पर्याप्त होंगी। जी राजीव जी। मई की गर्मियां जो हैं वो बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए पसीना लाने के लिए जो है वो उस समय, लेकिन कितने पसीने किसके छूटते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चुनाव का वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, आम चुनाव का वक्त, और उस पर चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म नहीं हुए कि बल्कि हम लोग फिर से काम में लग गए हैं। डॉक्टर साहब जैसी बात आप कह रहे हैं, दोबारा हम काम में। और इधर हमारे साथी राहुल लाल जी जुड़ गए हैं स्टूडियो से। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं। और प्रोफेसर रविकांत जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। मायावती जी की ये राजनीति क्या कुछ कहलाती है, जरा कहती है ये, जरा आपसे रविकांत जी जोड़ना चाहते हैं जी। नहीं, मैं लक्ष्मण भाई का नाम ले गया था रविकांत जी की जगह, गलती से माफी चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, वो भी प्रोफेसर हैं, ये भी प्रोफेसर हैं, और वो भी भुक्तभोगी हैं, ये भी भुक्तभोगी हैं। जी रविकांत जी, आपसे जरा ये बात जरूर समझना चाहता हूं कि मायावती की ये राजनीति आज अचानक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उसमें बहुत सारी बातों के साथ साथ 7 दिनों तक कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से जो बातें कह रही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात और थी जिसमें वो कह रही हैं, अगर वीडियो हो तो सुना ही दीजिए, जिसमें कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल लोग हैं और जो शामिल नहीं हैं उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच समझ के बात करें। हो सकता है कि कल को जरूरत पड़ सकती है ऐसे नेताओं की। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा क्या है, ये मैं थोड़ा सा, हो सकता है कि जो कह रही हैं वो पूरे उसी भाव से उसी हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरूर आपको सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा क्या है, क्योंकि आज दिन भर उनकी इस बाइट को मीडिया में बहुत तेजी से वायरल किया गया है। इसलिए भी वो बाइट आती है, आप तक हम रखेंगे, लेकिन पहले प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि ये राजनीति किस दिशा में जाती है और इंडिया गठबंधन, क्योंकि मायावती जी का निकल के आना, अपनी बात रखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अपने अंदाज में होती है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां 2 लोग ही होते हैं, और 2 लोग कौन होते हैं, तो 2 एजेंसी, पहले एक ही एजेंसी वाला होता था वो एएनआई, अब 2 हो गए, पीटीआई भी है उसमें, तो ये 2 लोग ही रहते हैं बस। ये एएनआई और पीटीआई से साभार, और साभार ये जो वीडियो दिखा रहा हूं, साभार बहुजन समाज पार्टी से भी। तो रविकांत जी, कैसे आप समझते हैं, क्या कुछ देखते हैं इस राजनीति को, और यहां से अगर हम उस राजनीति को, विपक्ष की राजनीति जिसमें इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वो कितना होता नहीं है कि आप, कहावत है, मैं यहां और कुछ नहीं कर रहा हूं, कि बिल में जितना पानी डालोगे उतने ही निकल के बाहर आते हैं लोग, तो क्या वो पानी ज्यादा पड़ गया है? अरे मायावती का जो बयान है मैंने पूरा सुना है, देखा है। अब मुझे लगता है कि इसमें बहुत सकारात्मकता भी है। शुरू में जो उन्होंने बातें कही हैं वो लगभग वैसी ही हैं जैसे वो 10 साल से कह रही है। वो जो अभी बात हुई हमारे पूर्व वक्ता के द्वारा कि इफ बट तो किंतु परंतु वो सब लगाती हैं और
कांग्रेस को भी घेरती हैं, बीजेपी को भी घेरती हैं, सपा को भी घेरती हैं। ये उनकी अपनी स्टाइल है। लेकिन आखिरी जो शब्द है उनके कि कब कौन कहां आ जाए और किसकी कहां जरूरत पड़ जाए। देखिए राजीव जी, मैं पिछले दिनों हम लोग बात करते रहे हैं, दो बातें तो मैं प्रमुख रूप से आज सामने रखूंगा। मैं कहता रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम फेस हो सकते हैं और वो दिखा, और मैं इस बात को भी दोहरा रहा हूं कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ आएंगे। ये आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत है कि वो आचार संहिता लगने के बाद इसमें दाखिल होंगी, और संभवतः मैं अगर अपने कुछ विश्वस्त सूत्रों की बात करूं तो नीतीश कुमार ने बातचीत की है। अब समझ से ये परे है, और मैं उस बात से सहमत हूं मायावती जिसमें कह रही है कि भाई जब हम उसमें शामिल नहीं है तो आप हमारी बात क्यों कर रहे हैं। रामगोपाल यादव ने जो टिप्पणी की कांग्रेस की तरफ उछाल करके कि भाई आप तो बीएसपी से बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा और ये ठीक नहीं है। राजनीति में कोई भी न तो स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है, ये हम सब जानते हैं। और इस समय जरूरत है कि सारे लोग मिल करके एकजुट होकर के, और बीजेपी जो देश को बांटने और बर्बाद करने का काम कर रही है उसके सामने मुकाबले में आए। मायावती की आज भी प्रासंगिकता है। अभी उनके पास 13% वोट है, भले ही विधायक सिर्फ एक ही हो। और अगर हम केवल जाटव को ही देख लें तो जाटव 11.5-12% उत्तर प्रदेश में है। 14 राज्यों में उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है, कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4% वोट उनको मिलता है। इस बार के भी चुनावों में हम लोगों ने देखा, राजस्थान में भी। और अगर बीएसपी आती है गठबंधन में और मायावती का रवैया थोड़ा दुरुस्त रहता है, वो जिस तरह की पॉलिटिक्स करती हैं उससे भी आशंकित रहने की बात तो होती ही है कि हमेशा वो अपर हैंड रखना चाहती हैं अपने पास। लेकिन अब चूंकि खड़गे जी का नाम आ गया है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब कमजोर हुई हैं, वो इस बात को समझ रही, लेकिन वो मौका नहीं गंवाना चाहती। ये इतिहास में वो भी अपना नाम दर्ज करना चाहती है कि जब लोग देश को बचाने के लिए तैयार थे तो उस समय कौन कौन शामिल था। मान लीजिए कल को इंडिया अलायंस चुनाव जीत के आता है और बाद में जब लिखा जाएगा तो बीजेपी के भाई पक्ष में ही खड़ा माना जाएगा कि मायावती अलग खड़ी हुई थी, तो वो इस तरह का नहीं करना चाहती, जो मुझे लगता है। और एक बड़ी कुशल रणनीतिकार है वो ये भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अगर उन्हें कुछ सीटें मिलती हैं तो डेफिनेटली इंडिया अलायंस में वो चुनाव जीतेंगी। और मैं उत्तर प्रदेश में होने के नाते भी इस बात को कह रहा हूं कि अगर मायावती आती है तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा इंडिया अलायंस को, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते सीटों के बंटवारे में तालमेल दुरुस्त हो जाए। उसको लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन, और कांग्रेस पार्टी ने ये दिखाया है, खास करके राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन जी, कि वो बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहते। वो अगर देश बचाने की बात कर रहे हैं तो ये भी चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय दल है वो भी बने रहे, क्योंकि बराबर संघवाद की बात वो करते हैं। तो इस देश में डेमोक्रेसी का विस्तार हो और जो सत्ता का संतुलन है वो भी बना रहे, इसलिए बीएसपी भी रहे, सपा भी रहे, आरजेडी भी रहे, जेडीयू रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरह उसकी कोशिश ये नहीं रही कि इस देश में केवल एक दलीय, दो दलीय परंपरा विकसित हो जाए, उसने कभी ये कोशिश नहीं की। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि अगर मायावती जी आने का मन बनाएंगी और ठीक ठीक चीजें होंगी तो इंडिया अलायंस के वो साथ होंगी और उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा इंडिया अलायंस को। जी राजीव, इंडिया अलायंस को उसका
बिल्कुल सकारात्मक परिणाम मिलेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंडिया अलायंस को भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। मायावती की बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे। और इस बीच उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कांग्रेस की, CWC की बैठक हो चुकी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल के आ रहा है। अभी चूंकि इंग्लिश में वहां KC वेणुगोपाल अपनी बात रख रहे हैं, जैसे हिंदी बोलना शुरू करते हैं आप तक हम लेके आएंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि आप इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन चूंकि चर्चा ये हिंदी वाली है तो कोशिश यही है कि हिंदी में अगर वो बोलते हैं, जैसे क्योंकि अमूमन दोनों भाषाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करती है, तो उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी थोड़ा सा रुक जाते हैं। हमारे साथ इधर राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन की परसों की जो बैठक थी, उस बैठक के बाद से बहुत सारी बातें अंदर दबा ली गई और बहुत सारी बातें जो छन छन के बाहर आई हैं, उसमें कुछ बातें छन छन के नहीं बल्कि क्लियर आई हैं, जैसे कि EVM को लेकर के इंडिया गठबंधन एक बड़ा आंदोलन छेड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन, ये जो सांसद निलंबित हुए हैं उसको लेकर भी कल आप देख ही रहे हैं कि इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन उसकी शुरुआत होगी और उसके बाद पूरे देश में उसका प्रसार किया जाएगा। और एट द सेम टाइम, और उसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर लालू प्रसाद यादव जी की बात आपने सुन ली, अभी उनकी बाइट हमने सुनाई, फर्स्ट हैंड वो भी है। मायावती जो बात अपनी कर रही थी वो भी, थोड़ी देर में मायावती जी की एक दूसरी बाइट भी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वो भी सुना देंगे, जो प्रोफेसर रविकांत जी अपनी बात रख रहे थे उस दौरान। तो बहुत कुछ हम लोग सुन चुके हैं। प्रोफेसर रविकांत जी जो बात कह रहे थे मायावती जी को लेकर, उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि क्या इंडिया गठबंधन, क्योंकि मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ अब न सिर्फ सत्ता पक्ष देख रहा है बल्कि विपक्ष के वो दल भी देख रहे हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं। इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो चुका है, ये माना जाए। राहुल लाल जी। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन एक यथार्थ रूप में है, क्योंकि उत्तर भारत के जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसान्वित थी कि उस हार के बाद जो है कि उसमें ठिकराबाजी होगी, लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ेंगे और तरह तरह की चीज़ें होंगी। तो उनकी जो उन्होंने जो एक कल्पना की थी टीम इंडिया को लेके, तो उनको बड़ी, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बेचैनी है, क्योंकि टीम इंडिया पहले से काफ़ी सुगठित हुई। कुछ विचार, कुछ अलग अलग तरह के कुछ बयान जो है कि पहले आ रहे थे, लेकिन टीम इंडिया की बैठक हुई और वहाँ पे लोग मजबूती के साथ डंके के चोट पे खड़े हुए रहे। तो वो जो मजबूती है उस कारण से तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। आप सोच के देखिए कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आता है वहाँ पे, एक स्वतंत्र भारत में अब तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति बनती है, वैसे स्थिति में मायावती सरीखे नेताओं के पास क्या विकल्प बनता है? बहन मायावती जी के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि मायावती जी पहले से ही यहाँ पे आने के लिए कहीं न कहीं सक्रिय थी, लेकिन अब तो इस गठबंधन में आना उनकी मजबूरी हो गई है राजीव जी, कि अब वो इस गठबंधन से बाहर जा ही नहीं सकती हैं, उनको आना पड़ेगा उनको। और मैं एक चीज़ कह दूँ कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में, जो अभी रविकांत जी भी कह रहे थे, उनका अच्छा खासा काफ़ी ज़्यादा महत्व है। 13% वोट शेयर अगर वो ला रही हैं, अब बहुत, चूँकि उनकी राजनीति में क्लियरिटी नहीं रही है। अगर हम लोग देखें पिछले 10 सालों में, वो कई बार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखती हैं, कई बार वो कांग्रेस का विरोध करते हुए दिखती हैं। तो वो जो क्लियरिटी का अभाव था, इस कारण से उनका वोट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है। उनके कई सारे, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के खतौली का चुनाव में देखा, वहाँ पर दलित वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए। और कई उपचुनाव में हम लोगों ने देखा कि जहाँ वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती थी, वो वोटर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी गए। तो इन सब समस्याओं से सीधे सीधे स्थिति में, अगर वो, हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अभी अपने भतीजे को जो है उत्तराधिकारी भी बनाया है। तो अगर वो इस गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं, तो फिर यहाँ पे उनके लिए कोई उत्तर प्रदेश में सीट निकलना में मुश्किल चीज़ हो जाएगा। और इस गठबंधन में वो शामिल होती हैं, जो कि आज उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान का फुल एंड फाइनल मीनिंग है, यही मीनिंग है उसका, कि वो इस गठबंधन में आ रही हैं और आने के लिए बाध्य हैं। और इस गठबंधन में जैसे वो आती हैं, तो आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि बिल्कुल 22 जनवरी के नारे से अभी तक वो बिल्कुल लगी हुई है उसी नारे में, उस नारे के बावजूद उनको बहुत कड़ी चुनौती मिलने वाली है। चूंकि जो गठबंधन बनेगा यहाँ पे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाकी और अन्य जो क्षेत्रीय दल, जो छोटे दल हैं, सब जब मिलेंगे इसमें, तो वैसे स्थिति में उसका कोई काट नहीं होगा। आप वोट प्रतिशत जोड़ लेंगे, हम लोगों को 2019 का आप देखिए याद, अगर हम लोग करें, सोचिए कि उस समय वो किस लहर पे वो चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उस समय भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। 15 सीटें लेके आए, 15 सीटें, 10 सीटें जो है कि बहुजन समाज पार्टी को और 5 समाजवादी पार्टी को, और वो भी 15 सीटें राजीव जी तब हुई
जबकि बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ था। यानी समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफर हुए लेकिन दूसरे के नहीं हुए। लेकिन अभी जो तमाम उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, तो जो उनके वोटर्स हैं, अब वो स्थितियां नहीं है 2019 वाली। वोटर्स तो उपचुनाव में खुद ही समाजवादी पार्टी की तरफ, विपक्षी गठबंधन की तरफ खुद ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के समय में वोट ट्रांसफर की भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये एक कारण, अगर मायावती जी का जो कारण है, वो भारतीय जनता पार्टी की निंदा उड़ाने के लिए तैयार है। वो अभी तो नहीं आएंगी, वो जब भी आएंगी, अगर 2019 में भी आपको याद होगा तो वो उनका गठबंधन जो है वो आखिरी समय में आया, बिल्कुल आखिरी समय में आया था, आचार संहिता लगने के बाद। आचार संहिता, हाँ, वो इस बार भी वही होगा। इस बार भी अगर वो आएंगी गठबंधन में तो वो बिल्कुल आखिरी समय में आएंगी। लेकिन हाँ, वो आखिरी समय में जब प्रवेश करेंगी तो पूरी स्थितियां बदल जाएंगी। और देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो चीजें चल रही होंगी। ऐसा तो था नहीं कि पिछले बार जो है कि वो अचानक से जो है गठबंधन हो गया। तो ऑफ द रिकॉर्ड पर्दे के पीछे सारी तैयारियां चल रही थी। और रविकांत जी जो चीज कह रहे हैं वही सूचनाएं मेरे पास भी हैं कि वो पहले से ही आने के लिए थी तैयार इस गठबंधन में, लेकिन कई शर्तों के साथ। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम आने के बाद अब ऐसी स्थिति में वो है नहीं, अब उनके पास तो दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। तो अपने पार्टी का अगर उन्हें अस्तित्व बनाए रखना है तो फिर इसी रास्ते में आना पड़ेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जीत के खुमार में तमाम तरह की चीजों के आधार पर 143 सांसदों को निलंबित कर दिया। और 143 सांसदों को 146 हो गए। वही तो अब सोचे, आज सोचे 3 और जोड़ दिए उन्होंने। 146 सांसद, 161, कल 2, आज भी 3। हालांकि गनीमत है कि 2-3 ही कर रहे हैं। उनके पास अभी भी जो है कि संख्याएं कुछ थी लोकसभा में, तो कल ही 41 और बचे हुए थे लोग। तो अब मैं कह रहा हूं कि ऐसे स्थिति में आप तो विपक्ष को खुद ही एकजुट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचिए कि आप दावा कर रहे हैं कि 150 वर्षों की पुरानी कानून को जो है कि हम बदल रहे हैं। आप सीआरपीसी, आईपीसी, ये तमाम जो है कि जो हमारे न्याय व्यवस्था के मुख्य तंत्र हैं उसको बदल रहे हैं, और वो भी विपक्ष की अनुपस्थिति में। इतने डरे हुए और इतने कमजोर ढंग से आप ये काम कर रहे हैं। जनता तो ये सवाल पूछ रही होगी ना कि नया संसद भवन जहां पे अपने तथाकथित न्याय तंत्र का सिंबल स्थापित किया था, हालांकि हम लोगों ने तो उस न्याय तंत्र को उनका सेंगोल को शीश में खारिज कर दिया था राजीव जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम उस सेंगोल की लाज रख रहे थे। अब मैं तो सोच रहा हूँ सेंगोल सरवा रहा होगा कि हमें न्याय तंत्र क्यों कहा गया है, न्याय दंड क्यों कहा गया है, हमारा नाम तो अन्याय दंड रख दिया जाना चाहिए। उस सदन के भीतर है, और नया सदन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो एक तरह से तानाशाही का प्रतीक बन गया है। बताइए, 146 सांसद अगर निलंबित हैं, दूसरी तरफ एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, ये दोनों मुद्दे कभी बराबर हो सकते हैं? ये हर कोई सवाल ये जान रहा है। आप उपराष्ट्रपति महोदय कैसे तो आप कहते हैं कि हम 4 जातियों को जान रहे हैं, अब तो उपराष्ट्रपति भी आके अपनी जाति बता रहे हैं। आप संवैधानिक पदधारी, आप जाति बता रहे हैं। आप तो उस कैटेगरी के जाति में नहीं बताया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई थी, उस जाति से। और जब आप किसान समूह में अपने आप की गिनती करा रहे हैं, तो फिर जिसमें दिल्ली के सीमाओं पे 750 से ज्यादा किसान शहीद हो रहे थे, उस समय आपकी चुप्पी क्यों थी? ये सवाल भी तमाम लोग पूछ रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति धनखड़ तो देखिए, हम लोग अगर शुरुआत से मैं कहूं राजीव जी, तो वो तो चाहे वो जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल में तब भी वो विवादों के घेरे में थे। अभी जब वो उपराष्ट्रपति बने, उन्होंने देखिए न्यायपालिका को लेकर तमाम टिप्पणियां, संविधान के आधारभूत ढांचा के सिद्धांत को, उसको लेके उन्होंने क्या बयान नहीं दिए। तो उन्होंने किसी संस्थान का, किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, और अब एक मिमिक्री से वो आहत हुए चले जा रहे हैं। तो ये सब चीजों से मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बैकडोर है। राहुल लाल जी, वो मिमिक्री से आहत नहीं हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाने वाले से वो आहत हुए हैं। अब ये बताइए ना, वो उन्होंने कहा कि ये वीडियो बनाना जो है ना, इससे मैं आहत हूँ। अब पता वीडियो बनाने वाले ने तो स्पष्टीकरण दे दिया राहुल गांधी ने कि हमें तो वो वीडियो हमारे मोबाइल में ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है कि उस वीडियो को बनाने वाला जो है वो जिसने बनाया, यानी राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उस वीडियो को पब्लिक नहीं किया। राहुल गांधी ने उस वीडियो को शेयर नहीं किया सोशल मीडिया पे, तो कोई तीसरा आदमी है जो उस वीडियो को शेयर किया होगा। तो आहत तो आप उस तीसरे आदमी से भी हो सकते थे, लेकिन उस तीसरे आदमी की खोज कोई नहीं कर रहा है। ये भी एक है, ये सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वो आहत हुए हैं, और खुद वो कह रहे हैं मैं अपनी आहुति दे दूंगा। ये बात कल कह रहे थे, लेकिन चलिए ये चलता रहेगा। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखा जाए? इंडिया गठबंधन की बात हम कर रहे हैं, मायावती जी को लेकर के हम लोग कई सारी बातें कर चुके हैं पहले भी, इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में नहीं बल्कि पहले भी। मायावती जी की राजनीति संदिग्ध रही है पिछले दिनों, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुपचाप रही हैं मायावती जी। कई ऐसे मसले आए जिस पर मायावती जी को बोलना चाहिए था, वो नहीं बोली। कई ऐसी बातें आई, अभी ताजा उदाहरण, दानिश अली को मायावती जी ने निलंबित कर दिया अपनी पार्टी से। उनका कसूर क्या था?
दानिश अली के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उनको भरे सभा में, भरे सदन में गालियों की बौछार हुई उनके ऊपर, उनकी जात पात, उनके समुदाय, सब पर वार किया गया, लेकिन वो बाहर निकाल दी, इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस के करीब नजर आए, यही कारण था। तो ऐसे वक्त में जब मायावती जी इधर किनारे आने की कोशिश, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ आने की कोशिश करती हैं, तो कई लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन सियासत है, यहां सब कुछ जायज है। ये बात अगर देखा जाए तो हाँ, जैसा हमारे रविकांत जी कह रहे थे और राहुल लाल जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, 13-14% वोट है, और आज की तारीख में अगर सब लोग, कई अलग अलग दलों के लोग काफी मतभेदों को भुलाकर अगर एक साथ आए हैं, तो मायावती जी के साथ भी मतभेद भुलाकर उनको भी अपनी नाव पर क्यों नहीं बैठा लिया जाए, बैतरनी सब पार कर लें साथ साथ। जिसकी झोली में जितना है सब लेके चले आओ, जिसके घर में, जिसके चूल्हे में जितना है अनाज, जिसने जितना बनाया सब लेके आओ, लेकिन आज हम जीत के जाएंगे, वो अगर है तो इस हिसाब से भी होना चाहिए। लेकिन मायावती जी की उस बाइट को जरूर सुनाना चाहता हूं, और फिर आता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। कह क्या रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू वो है, उसको जरा सुन लेते हैं। बात एक और भी करेंगे कि 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो सकती है, 14 जनवरी, उसकी बात भी करेंगे हम। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 उसकी शुरुआत, और उसको लेकर जैसा कह रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी कि CWC में भी इस बैठक में भी बात हुई। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात हुई, और वहां इस मसले के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। राहुल गांधी जी के ऊपर इस मसले को छोड़ दिया गया है, इतना बताया गया है, जो कह रहे थे पहले शकील अख्तर जी। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी एक धमाका है, छोटा मोटा धमाका नहीं है। शकील अख्तर जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो और अच्छी तरह से बताएंगे हम लोगों को। लेकिन पहले सुनते हैं मायावती जी ने कहा क्या है विपक्षी एकता को लेकर, सुनिए। खुफिया विभाग को भी अब काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि आगे कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके अलावा विपक्ष के गठबंधन में BSP सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, BSP सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। सुन रहे थे आप डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, साफ साफ आखिरी के 2 सेंटेंस जो हैं, 2 वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मायावती जी जो कह रही हैं, वही बात तो यहाँ राहुल लाल जी भी कह रहे थे, वही बात प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे, वही बात डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे। जो वो कह रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए बोलने से पहले ज़रा सोच लीजिए। कहने का मतलब यही है कि पहले सोच के बोला कीजिए आप। राहुल गांधी उधर, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा अब आप जब कहेंगे हम शुरू कर देंगे, लेकिन 14 तारीख प्रस्तावित है, उसकी चर्चा करेंगे हम जब शकील अख्तर जी के पास आएंगे। लेकिन मायावती जी की राजनीति ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन की राजनीति में मायावती जी का पदार्पण क्या हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्यों, आज की तारीख में मायावती जी को यह कहना क्यों पड़ा। एक सबसे बड़ा कारण जो सामने रखा जा चुका है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, जो दलित चेहरा हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आने से उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो हवा है वो बिल्कुल तेज हो गई। सियासी हवा इसलिए तेज हो गई क्योंकि दक्षिण में साधेंगे ही साधेंगे, उत्तर में भी दलित वोट बैंक में भी हिस्सेदारी मांगेंगे, ये भी है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जरा आपके पास आता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। देखिए, अब मायावती जी जो कुछ भी कह रही हैं अगले कुछ दिनों तक कहती रहेंगी, और जो कुछ भी करती रहेंगी तो शायद वो उनका जो सक्सेशन प्लान है, जो उत्तराधिकार की उनकी जो योजना है उसके अंतर्गत कर रही है। जिस प्रकार से कोई भी एक कंपनी का बड़ा MD या CEO जब या मालिक रिटायर होता है तो अपने बेटे बेटियों को जिस समय वो उत्तराधिकार या विरासत सौंपता है, तो वो कोशिश करता है कि उसको एक ऐसी कंपनी दे के जाए जो अच्छी खासी लाभ में चल रही हो। देखिए, अगर वो इंडिया से भी छूट जाएंगी या बीजेपी में भी अगर वो नहीं जा पाएंगे, तो
तो ये बात तो जरूर है कि इस आने वाले चुनाव में भारतीय उसका बीएसपी का शायद ही कोई उम्मीदवार या बहुत ही कम उम्मीदवार जो है वो वहां पर जीत पाएंगे। तो फिर वो आकाश को क्या देकर जाएंगे अपने उत्तराधिकारी को। अब इस समय वो जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ सोच रही हैं, वो उस हिसाब से भी सोच रही हैं। दूसरा, उन्होंने आज एक बहुत साफ संकेत तो कर दिया कि विकल्प खुला है। और असली बात यह है कि अगर वो इस बात को नहीं भी कहती कि किसी को भी जरूरत पड़ सकती है और ऐसा ना हो कि बाद में हमें शामिल करते हुए आपको कोई शर्मिंदगी महसूस हो, तो उनका जो विकल्प खुला है ये तो पिछले समय राजनीति में बहुत लंबे समय से चल रहा है। उनके लिए विकल्प हमेशा खुला रहता है। ऐसी कोई बहुत नई बात उन्होंने नहीं कही है। अगर वो इस बात को नहीं कहती तो भी बहुत उनकी जो स्थिति है उस स्थिति में तो उन्हें किसी न किसी तरफ जाना ही पड़ेगा। एक बात तो जरूर है कि एकाकी होकर वो इस चुनाव को इस समय नहीं लड़ सकती। जैसे कि ये जो बाकी के भी 27 या 28 बाकी जो 27 पार्टियां जो कांग्रेस के साथ आई हैं, आपस में जुड़ी हुई है, इनमें बहुत सारे और लोग हैं जो मजबूरी के भी तहत कांग्रेस के साथ आए हैं और इस इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं। जिन लोगों के बारे में अक्सर बातें उठती हैं, जैसे केजरीवाल हुए, ममता बनर्जी, अखिलेश, ऐसा नहीं कि बहुत ही स्वेच्छा से नहीं आए होंगे, लेकिन अब ये जरूर है कि वो जान गए हैं कि हमें इनके साथ ही रहना है और इकट्ठा नहीं रहे तो हम सारे के सारे जो है सफाया हो जाएगा। उसी मानसिकता से और उसी स्थिति से जो है वो मायावती भी गुजर रही हैं। तो मायावती का मामला दोनों है, एक तो उन्हें आकाश को भी स्थापित करना है अपने सामने और दूसरा जो है उन्हें एक अच्छी खासी सीटों का और कैडर को बचा के भी रखना है। ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर सामने आ गया है तो इस समय देखिए कि दलितों का जो एक वोट बैंक है वो सिर्फ इस समय मायावती के ही पास है। बाकी आप अन्य जितने भी दलित नेता हैं उन लोगों का तो लगभग सफाया हो चुका है। चाहे वो जितने 7-8 तरह की जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत सारे जो धड़े हैं, चाहे वो रामदास आठवले का हो, चाहे गवई साहब का हो, चाहे उधर जोगेंद्र कवाड़े हो, ऐसे 16-17 उनके धड़े हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। रामविलास पासवान जो दलित नेता थे वो किसको उत्तराधिकार दे के गए, वहां पर क्या हाल है वो भी देख लीजिए। तो एक अभी भी जो मासिव चंक है, अच्छा खासा ठोस बैंक है, वोट बैंक, वो अभी भी मायावती के ही पास है। और इस समय अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है अच्छे से घोषित हो जाए, बहुत स्पष्टता के साथ चला जाए ये मैसेज, तो मायावती को निश्चित रूप से अपना वोट बैंक बचाना काफी भारी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अंतिम बात, एक छोटी सी बात कहूंगा कि देखिए जो मिमिक्री वाली बात है, इस समय सबकी भूमिकाएं बदल गई हैं। जिनको मिमिक्री करना चाहिए वो इस समय सदन का संचालन कर रहे हैं और जिन्हें पत्रकारिता करनी चाहिए वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह पे जो है राहुल गांधी को देखिए उसकी वीडियोग्राफी करनी पड़ रही है और बाकी लोग वहां पर, बाकी गोदी मीडिया कहाँ था समझ में नहीं आ रहा है, जबकि पूरे समय वहां रहता है। तो उन्होंने इसको दिखाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड तो उसको किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको दिखाया नहीं है। और मैं बहुत सारे अखबारों में भी देख रहा हूँ उसका बहुत ज्यादा उल्लेख पहले दिन नहीं हुआ जिस दिन मिमिक्री हुई, लेकिन मिमिक्री के लेके जो रिएक्शन हुआ, लोगों को सस्पेंड किया गया। और जगदीप धनखड़ का जो बहुत ही व्यथित होकर उन्होंने जो भाषण दिया, बड़ा करुण स्वरों में भाषण दिया, उसको अच्छा खासा उसको हाईलाइट किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी भूमिकाएं इस समय जो बदल रही है उसका कारण यह है क्योंकि हवा बदल रही है। और अगर 14 तारीख को राहुल गांधी अपने फेज 2 निकालते हैं इस यात्रा का, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा दिन दूसरा हो नहीं सकता। मकर संक्रांति जो है वो उत्तरायण होता है, उस समय मौसम बदलता है और जो है पूरा का पूरा कहिए कि एक फिजा बदल जाती है। तो उत्तरायण, सूरज का उत्तरायण होना ये अपने आप में परिवर्तन का ही संकेत है। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने अगर तारीख तय नहीं की है और अगर 14 जनवरी की सोच रहे हैं और उनके पास कोई सुनने वाला हो इस बात को, तो उन्हें कहना चाहिए कि 14 तारीख जो है, 14 जनवरी जो है उसको फिक्स कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छी जो डेट है वो नहीं मिलेगी। राजीव जी, 14 तारीख लगभग फिक्स है। शकील अख्तर जी और बेहतर बताएंगे कि आगे क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, उनके पास ज़्यादा खबर है। उनके पास आऊँ और अमलेंदु जी के पास आऊँ, लेकिन उनसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास एक बार फिर से आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ज़रा आपसे ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये धमाका जो हम लिख रहे हैं, ये एक धमाका सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर को सामने रख दिया इंडिया गठबंधन ने कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने लाना। ऐसे तो नहीं लाए होंगे, कुछ सोच कर जरूर ममता बनर्जी लेकर आई होंगी नाम।
और उसमें ये भी कि अगर इनका नाम लाते हैं तो कहाँ कहाँ क्या क्या इसके जो रिफ्लेक्शन है वो हो सकते हैं। देखिए, एक रिफ्लेक्शन साफ सामने दिखाई दे रहा कि मायावती जी को आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। वोट बैंक, दलितों का वोट बैंक छोटा मोटा मामला नहीं है और मायावती जी पिछले 5 साल से बिल्कुल ही हाशिए पर खुद को ले जाके चली गई हैं। खुद अपनी पार्टी को कहाँ धकेल दिया उन्होंने पता नहीं। तो एक ये तो दिखाई देता है। दूसरी बात कि जिस मजबूती के साथ चुनौती पेश कर रही हैं ये पार्टियां, विपक्षी दल का जो गठबंधन है वो जो कर रहे हैं, और उसमें जो कल कुछ होने वाला है, जो कुछ यानी कल 22 तारीख को जब ये तमाम दलों के नेता एक साथ अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। क्योंकि देखिए, अभी तक हम लोग 1-2 पार्टियों को विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे थे, लेकिन 28 दल एक साथ विरोध प्रदर्शन छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है कल की। इस यहां से कैसे पिकअप होते हुए आप देखते हैं देश की राजनीति को, विपक्ष की राजनीति को, क्योंकि कल का दिन छोटा मोटा दिन नहीं है। 46 सांसदों को बाहर निकालना और उन सांसदों के साथ पूरे देश में प्रोटेस्ट करना, 28 दल एक साथ होंगे, कैसे देखा जाए? निश्चित तौर पर राजीव जी, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, खास तौर से विपक्षी दलों की एकता को लेकर। क्योंकि जब से ये इंडिया गठबंधन बना है तब से इसमें रूठने मनाने की तमाम बातें मुख्यधारा का मीडिया चलाता रहता है। एक बैठक, इसकी बड़ी आम सभा, बैठक तो नहीं, आम सभा भोपाल में आहूत होनी थी, लेकिन वो उस समय मध्य प्रदेश के चुनावी दौर के कारण स्थगित हो गई थी। अब अगर कल ये सारे 28 दल पूरे देश में महत्वपूर्ण महानगरों में एक साथ जुटकर प्रदर्शन करते हैं तो पूरे देश में संदेश तो इसका जाएगा ही। जो लोग मिमिक्री को ज्यादा महत्वपूर्ण मानकर 146 सांसदों के निलंबन को डाइल्यूट करना चाहते हैं, उसे छोटा मुद्दा बनाना चाहते हैं, उनकी कोशिशों पर कल पानी फिर जाएगा। कल पूरा देश देखेगा, जानेगा कि भाई असली मुद्दा मिमिक्री है या हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में से सांसदों की बेदखली है। एक तो इसको रेखांकित करने का काम कल विपक्षी दल करेंगे। दूसरा, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ने से जो माहौल बन रहा है, उसके गुणदोष की बात कही है, उसका जो भी हानि लाभ है, एक पहलू तो उसका यह है कि जिन लोगों ने उनका नाम आगे बढ़ाया कल की बैठक में, हो सकता है उनके दिलो दिमाग में कहीं राहुल गांधी का नाम रोकने या राहुल गांधी के नाम को पीछे करने की मंशा हो, पर इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी तो शुरू से अनिच्छुक प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री पद के। वे तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ये कहकर फिलहाल विराम लगा दिया कि पहले सांसदों को जिताकर लाइए, उसके बाद ये मुद्दा तय होगा। इसके बावजूद हम ये मान लेते हैं कि गठबंधन में और घटक दलों में कहीं ना कहीं धीरे धीरे आम सहमति बनेगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर और कोई नाम फिलहाल दिखाई नहीं देता। नंबर 1, वे इस वक्त देश की राजनीति में वरिष्ठतम राजनेता हैं, निर्विवाद हैं, उन पर कोई उस तरह का आरोप प्रत्यारोप, कोई आक्षेप नहीं है। विधानसभा से लेकर संसद तक का उनके पास तजुर्बा है, संसद के दोनों सदनों का तजुर्बा है। दलित हैं, इसलिए सर्व स्वीकार होंगे। बहुत सारा देश का जो मतदाता वर्ग है वो दलितों की संख्या, जैसा कि अभी बता ही रहे थे रविकांत जी, बड़ी संख्या है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति के आधार पर जो तुमार बांधने का मुद्दा होता है कि उनका प्रधानमंत्री ओबीसी है, नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, और अगर सामने मुकाबले में दूसरा पहलवान दलित के रूप में खड़ा होगा तो बीजेपी चाहकर भी सीधे कोई आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे पर नहीं लगा पाएगी, न जाति के आधार पर, न उनके लंबे राजनीतिक जीवन में अभी तक एक तरह से निष्कंटक उनका रास्ता अभी तक रहा है, निष्कलंक उनका रास्ता रहा है, उस पर कोई आरोप नहीं लगा पाएगी। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करना इस गठबंधन की एक सोची समझी रणनीति है और वो ठीक रणनीति है। उससे कितनी जीत हासिल होगी, क्या फर्क पड़ेगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल जो आप दृश्य दिखा रहे हैं उसमें जितने लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी,
चुनाव की बेला में खड़गे का नाम राहुल गांधी से बेहतर रहेगा। भले चुनाव परिणाम निकलने के बाद सरकार बनाने लायक हैसियत अगर ये गठबंधन हासिल कर लेता है तो हो सकता है साल 2 साल खड़गे जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद कोई और नाम सामने आ जाए, कोई बदलाव हो जाए आयु के हवाले से या और किसी कारण से। लेकिन फिलहाल ये एक दांव आगे जो फेंका गया है, ये जो पासा आगे बढ़ाया गया है चुनाव की बिसात पर, ये ठीक ठीक कदम है। अब इसके जो आगे नफा नुकसान होंगे, सबसे पहली चुनौती कि प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले बाकी लोग भी तो इस घटक दलों, इस गठबंधन में कई और भी हैं, वे स्वीकार करते हैं कि नहीं, सीटों के बंटवारे के समय वे इस बात को आगे बढ़ाते हैं या फिलहाल सिर्फ चुनाव जीतने की बात होती, प्रधानमंत्री बनने का फिर तय कर लिया जाएगा 16 मई 2024 को। तब तक के लिए हमें देखना होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है। जी राजीव जी, सीटों का बंटवारा कैसे होता है ये महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ होने जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत तेज चर्चा चल रही है। कहा यह जा रहा है कि अब जनवरी महीने में 14 तारीख एक प्रस्तावित दिन जो है वो रखा गया है राहुल गांधी के सामने। और केसी वेणुगोपाल जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से ये बातें आ रही हैं उनके बीच। वो कह रहे हैं कि जरा पहले बाइट ही सुन लेते हैं, इंग्लिश में है, 40 सेकंड ज्यादा नहीं है लेकिन सुन लेते हैं। और अमलेंदु जी थोड़ा और आपको इंतजार करवाऊंगा, शकील अख्तर जी के पास इस ब्रेकिंग के साथ जरूर आऊंगा, क्योंकि अब सब कुछ पूरा का पूरा राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया गया है। CWC ने कह दिया है कि राहुल जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, यानी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कीजिए। अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है तो इसका मतलब कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पहले सुन लेते हैं केसी वेणुगोपाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। In the CWC meeting, Congress President initially told Rahul Gandhi ji that he is getting massive opinions from the party workers and leaders from all over India that Rahul Gandhi ji should do a second yatra from east to west. After that, all the CWC members unanimously also requested to Rahul Gandhi also to do the yatra. The details of the yatra and everything and the decision of the yatra will be taken without any delay. Yes, Asif. तो डिटेल्स यानी विवरण यात्रा का बहुत जल्दी बिना देरी किए हुए हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल। और कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा है कि पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से, लोगों से मुझे ये अनुरोध मिल रहा है, कहा जा रहा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत कीजिए। राहुल गांधी से हम लोगों ने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी शुरू करें और पूरब से पश्चिम की ओर ये यात्रा जाएगी। और डेट अभी तय नहीं है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। शकील जी, ये खबर, और चूंकि पीसी खत्म हुई है और आप थोड़ी देर के लिए गए थे तो मैं समझ रहा था कि कुछ कलेक्शन के लिए आप गए हुए हैं, हम लोगों के लिए कुछ बेहतर लाने के लिए आप गए हैं। क्या कुछ लेकर आए हैं शकील साहब? देखिए, CWC की मीटिंग में राहुल की यात्रा के बारे में कई तरह की बातें हुई हैं और कई सदस्यों ने कहा कि अगर ये पार्ट 2 हो जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए, यह एक संजीवनी का काम करेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी राय आई है कि अब वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि मार्च में पिछली बार जो है चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो लग रहा है कि इस बार भी मार्च में चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इस मामले में अभी CWC में बातें तो काफी हुई हैं और जैसा कि आपने बताया कि फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया है, वो सही है कि राहुल जी से कहा गया है कि आप देखिए कि क्या करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। तो राहुल ने कहा है कि हाँ, मैं सोचूंगा, मैं बताऊंगा। लेकिन अब ये यात्रा के बारे में आज जो निर्णय की बात कही जा रही थी, वो ये सोच के की जा रही थी कि यात्रा होने से कांग्रेस को बड़ा फायदा हो जाएगा, पर इसके साथ जो इफ एंड बट्स आज की मीटिंग में आए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट थे। और उसमें यही सबसे बड़ी बात थी कि अगर अभी राहुल यात्रा शुरू कर देंगे
तो इतने टाइम में पूरी हो नहीं पाएगी, छोड़ना पड़ेगी। जब तक वो एक अपना गियर पकड़ेगी तब तक समय शायद खत्म हो जाए। तो अभी उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि यात्रा के बारे में क्या अंतिम फैसला होता है। लेकिन आज की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में और भी कई बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। खासतौर से सांसदों को निकालने के ऊपर बहुत सख्त रवैया अपनाया गया है कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है, ये एक तरह से जो है डेमोक्रेटिक तानाशाही लाने का प्रयास है। साथ ही नागपुर रैली पर भी बात की गई है कि नागपुर रैली जो हमारी 28 तारीख को होने वाली है कांग्रेस के स्थापना दिवस पर, वो एक बड़ा मजबूत पैगाम देगी। साथ ही ये बड़ा जोर देके कहा गया है कि ये जो आपने हमारे सांसदों को निकाला और ये जो मिमिक्री की बात कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है इस पर तो जरा बात कर लो। कहा गया है कि भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा जिनकी रिकमेंडेशन से पास बने थे उन पर अभी तक बात क्यों नहीं करी गई है। ये इंपॉर्टेंट इश्यू को फिर उठाया गया है बड़े जोर देके, और वो इसलिए उठाया गया है कि मीडिया इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। वो सीधा अंतिम स्टेज पर आ जाता है मिमिक्री पर। वो ये नहीं देख रहा कि दो लोग कूदे, भाजपा सांसद की रिकमेंडेशन थी, उन्होंने पास बनवाया, संसद की सुरक्षा में कमी क्यों हुई, इतनी ढीली क्यों छोड़ी गई। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, इस सवाल पे तो कोई बात ही करने को तैयार नहीं है कि पिछले 5 साल में कितना ज्यादा विजिटर वहां आया है। इतना कभी 70 साल में नहीं आया। कोई बात नहीं कर रहा है कि इतने विजिटर्स को पास आप क्यों दे रहे हो। सुरक्षा एजेंसियों ने बार बार कहा कि हम नहीं कर सकते हैं, वहां पे नारे लगे हैं। दर्शक दीर्घा में बैठ के लोगों ने नारे लगाए हैं, जब वहां पे भी अपना हाथ भी नहीं हिला सकता है। सिक्योरिटी वाले अगली 2 बेंचों पे बैठे रहते हैं। अगर आपने पांव के ऊपर पांव रखा वो फौरन पांव हटा देंगे, आपने हाथ ऊपर किया वो हटा देंगे। अभी हमने कल ही किया था, अब तो जो जर्नलिस्ट है उनके भी जूते उतार के चेक करवाया जा रहा है वहां पे, उनके जो मफलर है वो बाहर रखवाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी ये सारी सिक्योरिटी होती थी, पत्रकारों के लिए नहीं होती थी पर विजिटर के लिए तो होती थी। तो आज की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा गया कि ये सब क्यों नहीं हो रहा था। तो सुरक्षा वालों का कहना है कि सब कर ही नहीं सकते। तो सही बात है, वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, लोग नारे लगाते हैं अंदर घुसने के लिए। उन्हें पास तो आपने दे दिए, वो आ भी गए, मगर दर्शक दीर्घा में तो जगह ही नहीं है, अंदर घुसने की गैलरी में ही जगह नहीं है, कहां से जाएंगे लोग। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है, ये पूर्व कोई भी हो सकता था, वर्तमान के भी एक कमेटी बनाना चाहिए थी, और वो कमेटी बनी है सीआरपी के अधिकारी के नेतृत्व में। सीआरपी के अधिकारी को ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी जो लोकसभा या राज्यसभा के बना देते, राज्यसभा के महासचिव की बना देते, वो समझ सकता है इस बात को कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कर रहे थे मायावती जी की, देखिए एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आज मायावती जी जो कह रही है, ये मायावती जी खुद एक टाइम में हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनने की इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा चर्चित नाम थी। आप याद रखिए जब ओबामा बने थे, अमेरिका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, और उस वक्त ये बात कही गई थी कि क्या अब हिंदुस्तान में भी वो टाइम आ चुका है कि हिंदुस्तान का पहला दलित प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वो मौका, अवसर, वो सारा खुद मायावती जी ने गंवाया है। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आज मायावती जो बात कर रही थी कि लोगों को निकाला है, खुद इन्हीं मायावती जी को राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा था, यही आरोप लगाते हुए कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो आज जो उन्होंने कहा है तो वो समझ गई है। जिस दिन उनका डर हटा गिरफ्तारी का, जेल जाने का, और वो समय चुनाव से ठीक पहले आएगा कि जब उन्हें लगेगा कि अब मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, जेल नहीं जा सकता, तो वो आ सकती है। और इस बात को वो इसलिए समझ रही है कि उनका जो जनाधार है वो ये समझ रहा है कि अगर इस देश से डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा। देखिए, लोकतंत्र और संविधान सबके लिए जरूरी है, बस सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे कमजोर के लिए, दलित के लिए, अति पिछड़े के लिए, पिछड़े के लिए। अगर लोकतंत्र खत्म हुआ, डेमोक्रेसी खत्म हुई, और डेमोक्रेसी उस रूप में खत्म नहीं होगी। आज एक बड़ा खतरा आ गया है
कि डेमोक्रेसी और ये सब खत्म हो रहा है डेमोक्रेसी के ही नाम पे। डेमोक्रेसी चलती रहेगी, डेमोक्रेटिक तानाशाही, इसी रूप में जो आज तानाशाही का जो रूप है, डेमोक्रेटिक रूप तो है ही है, संसद निकाल रही है इन सबको। तो आज ये बात बहुत जरूरी है कि मायावती जी इस बात को समझ रही हैं और हमें लगता है कि निश्चित तौर से वो आएंगी, उनका डर खत्म हो जाएगा, वो सबके साथ आएंगी, मिलेंगी। और जहां तक इस बात का सवाल है कि जो रामगोपाल यादव ने कहा, तो ये सारी बातें होती रहेंगी। सपा के अपने रिजर्वेशन है वो कहेगा, लेकिन अंत में सपा को भी स्वीकार करना पड़ेगा, मायावती जी को भी स्वीकार करना पड़ेगी। कांग्रेस का रोल की रोल होगा, उसमें निर्णायक रोल होगा। कांग्रेस चाहे छोटी पार्टी हो यूपी में, लेकिन सब उसमें भरोसा करेंगे। और वहां अगर सीट शेयरिंग हो गई तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए वो यूपी है। बाकी सब जगह ये इंडिया गठबंधन की अच्छी हालत है। तो ये अगर हो गया, मायावती जी आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जहां तक यात्रा का सवाल है, अब यात्रा सेकंड पार्ट हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी होती है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, सबका ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जनवरी मिड से पहले शुरू हो नहीं पाएगी ये। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखते हैं। राहुल है, वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, वो तैयार भी हो सकते हैं। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या फैसला होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा, अब सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग पे आके रुक गई है। और इस बात पे आके रुक गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो बाहर है मायावती जैसे लोग, वो साथ में आए। और अगर सब साथ में आ जाते हैं तो ये चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। ये आखिरी सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की मजबूती को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन 2024 में मजबूती के साथ मोदी को और उनकी पार्टी को चुनौती पेश कर सकता है? निश्चित तौर पर राजीव जी, मुझे लगता है कि इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश बची नहीं है कि इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती को पेश कर रहा है। देखिए, पिछले दिनों संसद में जो घटनाएं हो रही हैं वो इस बात का सबूत है कि इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी से घबराई हुई है। और अगर ऐसा नहीं होता तो संसद के अंदर इस तरीके की घटनाएं नहीं होती और हमारे माननीय महामहिम जो हैं उनको इस तरीके से व्यथित नहीं होना पड़ता और अपनी जाति नहीं बतानी पड़ती। तो जब महामहिम तक जो है अपनी जाति बताने पर उतर आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की मजबूती का ही एक प्रमाण है। मतलब महामहिम को कोई अपनी जाति बताने की आवश्यकता नहीं थी, कोई उनसे पूछ भी नहीं रहा था कि आपकी जाति क्या है और आपकी व्यथा क्या है। तो वो अपनी व्यथा, अपनी जाति जो बता रहे हैं, उसके पीछे सब कारण मुझे लगता है कि यही है। दूसरी तरफ राजीव जी, आज जो मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, असल में मायावती जी बातें जो करती हैं वो बहुत उसके पीछे समझना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि बहन जी चाहती क्या है और करना क्या चाहती हैं, क्या क्या नहीं है और करेंगी क्या। तो ये बड़ा संशय उनके लेकर के रहते हैं। लेकिन जो 2-3 बातें आज उन्होंने कही हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझको लगता है। वो गठबंधन में आती हैं या नहीं आती हैं, बाहर रहती हैं, वो अलग का मसला है। लेकिन उन्होंने एक संकेत तो खोल करके दिया है कि चुनाव के बाद भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि किसी की आवश्यकता पड़े तो बहन जी का रुख किस तरफ होगा, ये तो साफ मुझे लगता है कि समझा जा सकता है। अब ये हो सकता है कि अभी वो ये इशारे दे रही हो, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में समय है, आचार संहिता लगी नहीं है, ईडी सीबीआई के विशेष विमान कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अभी हो सकता है बहन जी पत्ते नहीं खोलना चाहती हूँ। दूसरा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश राजस्थान में परिणाम आए और जिस तरीके से वहां आरोप लग रहे हैं, पता नहीं कितने सच है कितना गलत है, कि ईवीएम मशीनों को लेकर के कुछ खेल हुआ। बहन जी ने भी इस तरह इशारा किया था चुनाव के बाद कि भाई परिणाम जो थे वो चौंकाने वाले थे। तो परिणाम चौंकाने वाले थे, इसका मतलब बहन जी का कहना साफ है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे। चौंकाने वाले तो परिणाम यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो बहन जी ने यही कहा कि परिणाम जो थे वो चौंकाने वाले थे। लेकिन जो संशय पैदा करती है चीजें, वो संशय पैदा करती है दानिश अली को निष्कासन का। और दानिश अली के निष्कासन में जो तर्क दिया गया राजीव जी, वो ये दिया गया कि चूंकि आपको देवेगौड़ा जी ने शामिल कराया था और उन्होंने वायदा किया था कि आप बीएसपी की रीति और नीति को मानते रहेंगे, उसको मानेंगे आप, और आप उस रीति पर नहीं चल रहे हैं। तो देवेगौड़ा जी तो खुद जो है वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो अब महुआ मोहित्रा के साथ अगर तख्ती बांध के दानिश अली खड़े हो जाते हैं सांसदों के प्रदर्शन में, उसके अगले दिन अगर दानिश अली बसपा से बाहर कर दिए जाते हैं, तो ये कुछ संदेह भी पैदा करता है। बहरहाल ये देखिए,
राजनीति है और संदेह और तमाम सब होते हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है। बहन जी की भी अपनी कुछ राजनीति होगी, जो भी उनकी किस तरह की राजनीति हो वो जाने। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती की वजह से बहन जी भी जो है आज वो मजबूर हुई हैं खुल करके सामने आने के लिए, और उन्होंने एक कहा जाए कि सरकार पे थोड़ा सा हमला बोलते हुए भी एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ भी दिखाया है। हो सकता है कि अभी जैसे रामगोपाल यादव जी की बात चल रही थी कि उन्होंने कुछ आपत्ति जताई बसपा को लेकर के, हो सकता है कि इस तरह की कुछ आपत्ति है, उसकी वजह से बहन जी पहले तोलना चाहती हो अच्छी तरीके से, या उनकी एंट्री होती भी है कि नहीं होती है, या उनकी एंट्री रोक दी जाती है, होती है तो किस सम्मानजनक तरीके से होती है। उत्तर प्रदेश के अलावा उनको कहाँ जो है सीटें और मिल सकती हैं, और कहाँ जो है वो इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचा सकती हैं। तो चूंकि समाजवादी पार्टियों बीएसपी की जो कुल मिलाकर के जो राजीव जी ऑल इंडिया प्रेजेंस है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बीएसपी कई राज्यों में प्रभाव डाल सकती है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा सिर्फ मुंबई के एक छोटे से हिस्से पर प्रभाव डाल सकती है। तो ये भी चीजें हैं। तो समाजवादी पार्टी को और बसपा के बीच में भी क्या कोई समझौते का रास्ता है कि नहीं है? मुझे लगता है कि पैर छूना छुआना, मुकदमे वापस लेना निभाना सब कुछ हो चुका है पहले। तो अगर लक्ष्य लोगों के सामने बड़ा है, कुछ बहन जी के सामने भी और समाजवादी पार्टी के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी, अगर सबके सामने कोई लक्ष्य बड़ा है, तो फिर ये छोटे मोटे मुद्दे जो है मुझे लगता है वो फिर माने नहीं रखेंगे। लेकिन इसके लिए जो है वो इंडिया गठबंधन और कितनी मजबूती के साथ, पहले जो कल प्रदर्शन होता है उसके क्या परिणाम आते हैं वो देखा जाएगा, और चुनाव कब घोषित होते हैं ये देखा जाएगा। उसके बाद फिर बहन जी की जो एंट्री की बात जो है वो सब कुछ हो सकती है, या कैसे लड़ा जाता है, या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है इंडिया गठबंधन और बीएसपी के साथ, ये भी देखने वाली चीजें होंगी। लेकिन ये सब कुछ रणनीति के स्तर पर राजनीति, मुझे लगता है कि रणनीति की चीजें जो है वो बाहर निकल करके कम आएंगी, और स्पेकुलेशन जो है इन सबको लेकर के वो ज्यादा लगते रहेंगे। तो अब जो चीजें तय होनी है वो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर अब सीट शेयरिंग को लेकर के, और कहाँ किसको मिलना है, कहाँ किसको नेतृत्व करना है, कहाँ रैलियां होनी है। जैसा मनोज झा कह रहे थे कि 20 दिन के अंदर आपके सामने सब आ जाएगा, और पूरा प्लान आपके सामने आ जाएगा, कहाँ रैलियां होंगी, क्या सीट शेयरिंग होगी। तो ये मुझे लगता है 20 दिन का समय जो है ये काफी कुछ देखने वाला होगा, और यही जो है वो इंडिया गठबंधन की मजबूती को सामने लेकर के आएगा। राजीव, बिल्कुल इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात हम लगातार जो जमीनी हकीकत है दोस्तों वही रखते हैं, और ये रखना भी ज़रूरी है। बाकी सत्तारूढ़ दल जाने, सरकार जाने कि कैसे चुनाव करवाना है, किस चीज़ से चुनाव करवाना है, और ईवीएम से करवाना है कि बैलेट पेपर से करवाना है। चुनाव यानी कि बैलेट पेपर पे या ईवीएम पे कब्जा करना है, उसकी चोरी करनी है, सरकार की चोरी करनी है। आप अगर ईवीएम की चोरी नहीं कर सकते हैं तो आप सरकार की चोरी कर लेते हैं। आपने देख लिया कर्नाटक में क्या हुआ था 2018 के बाद, आपने देख लिया 2020 में क्या कुछ हुआ था मध्य प्रदेश में, और उसके बाद अभी 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, खासकर हिंदी पट्टी के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में जो कुछ हुआ रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आए, वो सब भी आपने देख लिया। तो ये एक दूसरी हकीकत है। लेकिन पहली हकीकत यह है कि हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता धर्म निभाते हैं, और पत्रकारिता धर्म यह है कि जो कुछ है सामने वो सीधे सीधे आप तक रख देना, वो हम रखते हैं। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को ये लगता है कि नहीं आपने पहले ऐसा बताया फिर आप ऐसे बता रहे हैं, या वैसा आपने जैसे बताया वैसा नहीं हुआ। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, और पहुंचा ये रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, और बहुत मजबूती के साथ वहां से निकलकर जितने भी नेता हैं वो बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखते रहे हैं। दूसरी बात आपने सुन ली आज लालू प्रसाद यादव की बात, आपने सुन ली कल राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, आपने सुन ली उन बातों को भी जो 146 सांसदों के निलंबन के बाद ये तमाम दल के नेता जो हैं वो कह रहे हैं। तो वो तमाम बातें जो हैं, और तीसरी बात आप अपने मन की बात भी सुनिए कि आप किसको वोट देकर आए हैं और आपके आसपास के लोग किसको वोट देके आए हैं। तो ये सुरक्षा की गारंटी सिर्फ विपक्ष की नहीं है, या इस सुरक्षा की गारंटी आपके हिसाब से रिजल्ट आए, वो गारंटी हमारी भी नहीं है, वो गारंटी आपकी भी है। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी बार वोट देने जाते हैं, आपने कितना चेक कर लिया है कि 2024 के चुनाव में जब आप वोट देने जाएंगे तो उस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम, क्योंकि ये भी एक बड़ी चोरी है, ये भी डाका है। ये सब आपने कितना किया। तो सिर्फ ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ने से पहले जरा अपने ऊपर भी आप देखिए कि आप इस लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये उन तमाम दोस्तों के लिए जो कई बार निराश होते हैं और हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपका एग्जिट पोल सही नहीं निकला, आपने ऐसा कर दिया, आपने जो बताया बढ़ा चढ़ा के बता दिया। कुछ नहीं ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ डीबी लाइव में
न्यूज पॉइंट में बढ़ा चढ़ा के हम कुछ भी नहीं कहते हैं, वही बातें रखते हैं जो बातें होती हैं। एक और धमाका लिख रहे हैं तो एक और धमाका है। वो धमाका, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है तो मायावती जी क्यों निकल के आती हैं बाहर, ये बहुत बड़ा धमाका है। एक और धमाका ये है कि अब सीधे तौर पर CWC की बैठक में कहा जा रहा है कि राहुल जी आप भारत जोड़ो यात्रा निकालिए। ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। और अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके चलते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, जरा समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। मार्च में अगर चुनाव की घोषणा होती है तो राहुल गांधी 1.5 महीने में क्या पूरब से पश्चिम नाप नहीं सकते? हाइब्रिड यात्रा की बात पहले से हो रही है। यात्रा पैदल भी करेंगे, गाड़ियों में भी करेंगे, शहरों में भी करेंगे, गांवों में भी करेंगे, कहीं नुक्कड़ सभाएं होंगी, कहीं जन पंचायतें होंगी। सब कुछ तो मतलब सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब तो सिर्फ निकलना है राहुल गांधी को। नए साल में शायद निकल जाए तो क्या बुराई है उसमें। और अगर निकल जाते हैं तो इससे कितना फायदा हो सकता है इंडिया गठबंधन को, प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए, इससे इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही फायदा होगा। पहली बात तो ये कि इन 3 राज्यों के नतीजे जो कांग्रेस के खिलाफ आए हैं उसको ये ब्रेक करेगी भारत जोड़ो यात्रा, वो मोमेंटम फिर से बनेगा। राहुल गांधी 2023 की शुरुआत में एक ऐसे योद्धा के रूप में सामने आते हैं जब वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा संपन्न करते हैं कि जिसमें देश के करोड़ों लोग उनमें उम्मीदें देखने लगते हैं। फिर उन्होंने किसानों से मुलाकात की, मजदूरों से मुलाकात की, उसमें कुलियों से मुलाकात की, यानी वो पार्ट 2 आप जिसको कह रही थी कांग्रेस पार्टी, वो अनवरत जारी रहा। अपने यूट्यूब के जरिए राहुल गांधी उस चर्चा को भी सामने ला रहे थे। तो देश के लोगों में राहुल गांधी के प्रति एक बड़ा संवेदनशील भाव पैदा हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चुनावी गणित से किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से बहुत कुछ लेना देना है? जो यात्रा हुई है, अभी तक का जो इतिहास बना है, वो अपने आप में विरल है और मुझे लगता है कि उसका स्थायी महत्व है। आने वाली जो यात्रा संभावित है, हाँ, उसके समय को लेकर के बड़ी पशुपेश में होगी पार्टी भी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मार्च में ही चुनाव का ऐलान हो, फरवरी में भी हो सकता है और जनवरी की 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन, फिर 26 जनवरी को गणतंत्र, और उसके बाद संभावना यह है कि मोदी जी वहीं से चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव के मैदान में वो वक्त नहीं देना चाहेंगे कि राहुल गांधी कोई इस तरह का कोई मोमेंटम खड़ा करे। तो इस लिहाज से जो इफवट की तमाम बातें हुई है CWC की बैठक में, वो भी गौरतलब है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वक्त मिलता है और राहुल गांधी अगर फिर से सड़क पर आते हैं तो आपको एक बार इस देश में फिर से वो उम्मीद और वो कहिए कि पूरा फायर दिखेगा। उम्मीदों के साथ एक ऐसा शक्ति भी दिखाई पड़ेगी, ऐसी पावर भी दिखाई पड़ेगी जो लोग बहुत तेजी से जुड़ना चाहेंगे इस बार और ज्यादा तेजी से, क्योंकि वो पहले हो चुकी है। और उसका फायदा इंडिया अलायंस को भी होगा, कांग्रेस पार्टी को भी होगा, और राहुल गांधी की जो इधर फिर से छवि खराब करने की कोशिश हुई है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होगी और लोगों में आशा का संचार होगा। तो इसलिए डेफिनेटली इसका महत्व होगा, लेकिन वो हो पाती है कि नहीं हो पाती है, इसको लेकर के अभी भी असमंजस है। स्थिति ये है कि पता नहीं यात्रा होगी नहीं होगी, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं और कितनी जल्दी चुनाव की घोषणा होती है। लेकिन किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन को और खासकर राहुल गांधी को सड़कों पे आना होगा, लोगों से मिलना होगा। लेकिन उन लोगों से भी ये अपील ज़रूर है जो सिर्फ तमाशा देखते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए। वो ऐसा नहीं होता, आपको भी निकलना चाहिए। और आपको कम से कम आप निकल के, ये नहीं कह रहा हूँ कि तलवार भाजना शुरू कर दीजिए, लेकिन इतना ज़रूर है
कि आप लोगों में उत्साहवर्धन तो कर ही सकते हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं वो तो चेक कर ही सकते हैं। ये जरूर कर लीजिए आपके परिवार का नाम है कि नहीं, आप वोट देने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे वोट देने के लिए तो आपका नाम वहां रहना चाहिए, नहीं तो आखिरी दिन कुछ नहीं होने वाला है। ये सारा काम आपको करना होगा, तभी तो इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे। आपके आजू बाजू में अगर ईवीएम रखा हुआ है, अगर मशीन रखी हुई है, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी आप ही ले लीजिए, आप लोग बनाइए कुछ, क्योंकि जनता को इस मुहिम में भिड़ना होगा तभी कुछ होगा, वरना ठीक है। देखिए बहुत लोग निकलते हैं, आरएसएस बहुत बड़ा तंत्र है आरएसएस के पास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास में, और वो घर घर निकलकर लोगों को कैसे सुबह शाम उनकी सेवाएं करके और लोगों को अपने हिसाब से ढालते हैं, आप सब जानते होंगे, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। राहुल लाल जी, एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इसकी चर्चा इसलिए मैं ये थोड़ी बातें इस चर्चा से अलग, लोगों में एक उत्साहवर्धन की ज़रूरत भी होती है, और हम क्या कर रहे हैं ये जानने की ज़रूरत, और हम क्या कर सकते हैं ये समझने की ज़रूरत भी है, उस हिसाब से, उस लिहाज से भी कि जब भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है राहुल लाल जी, और वो निकले ना निकले इस पर इसकी चर्चा हो रही है, तो चर्चा ये ज़रूर होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने अभी तक जो हुआ, कल ही हमारे किसी साथी ने, कल या परसों वो कह भी रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालते तो आज ये इंडिया गठबंधन नहीं बनता। इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ अगर, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम सामने अगर ममता बनर्जी ले रही हैं तो छोटी मोटी बात नहीं है। ये ताकत कहां से आई? ये ताकत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आई। तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अगर सामने लाते हैं, चुनाव की घोषणा हो जाए तो क्या है, पूरे देश में चुनाव है, पूरब से पश्चिम तक, और बीच बीच में आकर के आप कहीं और भी जा सकते हैं। इस पहलू पर भी विचार शायद हो रहा होगा कि राहुल गांधी उस यात्रा को लेकर के आगे बढ़े, पूरब से लेकर पश्चिम तक। वो पिछली यात्रा 4 महीने की थी, ये 2 महीने 1.5 महीने में आप खत्म कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप इसको हर ढंग से करना चाह रहे हैं। कैसे देखा? नहीं, देखिए ये बात तो तय है कि टीम इंडिया का गठन अगर हुआ है तो वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में एक तरह से मैं कहूँ कि देश के वातावरण को बदल दिया, और यहाँ पे लोकतंत्र जो कि तानाशाही के अंतर्गत बिल्कुल दबता हुआ सा दिख रहा था, वो उसमें एक एनर्जी भर दी। तो वो एनर्जी के कारण ही हम लोग देख रहे हैं कि टीम इंडिया का गठन होता है। और उसके देखिए भारत जोड़ो यात्रा एक तरह से गैर राजनीतिक यात्रा थी, हम लोगों को ये भी ध्यान है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके जो प्रतिफल है वो भारतीय राजनीति में अभी नहीं, बहुत लंबे समय तक, लंबे दौर तक उसके प्रतिफल हम लोगों को दिखेंगे। और उसी में हम लोगों ने देखा कर्नाटक का परिणाम भी नजर आता है, हिमाचल प्रदेश के परिणाम भी नजर आते हैं, और अभी तेलंगाना का भी परिणाम आता है। और उत्तर भारत के राज्यों में अगर कांग्रेस के 40% न्यूनतम शेयर आए हैं, अभी भी वोट शेयर बना हुआ है, मैं उसे कम नहीं मानता हूं, और इसके पीछे भी भारत जोड़ो यात्रा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे स्थिति में अगर भारत जोड़ो 2 जो होने की पूरी संभावना है, हाइब्रिड मॉडल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव जी, कि वो अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करेंगे। देश भर में चुनाव होना है, नेताओं को ऐसे भी जाना होता है, तो अगर इस माध्यम का प्रयोग करते हुए जाते हैं तो ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि ये गैर राजनीतिक यात्रा नहीं होगा, यह सीधे सीधे राजनीतिक यात्रा होगी। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, और जो इसमें देश की सबसे गंभीर समस्या है इस समय, चाहे हमारी सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति हो, चाहे फिर देश भर की आर्थिक स्थितियों का पूरा मामला हो, कि लोग 10,000 का कर्ज लेने के लिए भी जो है कि वो डिफॉल्टर बन रहे हैं। आरबीआई व्यवस्था कर रही है कि आप 10,000 का कर्ज भी ना ले सकें। अगर ये स्थिति आ जाए कि छोटे छोटे लोन लेने में भी लोगों को दिक्कतें आ जाए, तो सोच के देखिए कि स्थिति किस जगह पे, किस भयावह दौर में हम लोग खड़े हैं, और उसके तरफ राहुल गांधी लगातार इशारा करते हैं, और वो देश के राजनीति को बदलने वाला है। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए राजीव जी कि जो आज के समय में, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कौन दे रहा है, ममता बनर्जी दे रही हैं। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी लंबे समय तक कांग्रेस से दूरी बनाए रखने की बात कर रही थी, लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम होते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो इस टीम इंडिया में शामिल होती हैं। आज स्थिति यह है कि वो टीम इंडिया में शामिल ही नहीं हो रही हैं, जहां पे पश्चिम बंगाल में हर तरफ भारतीय, एक तरह से उनके प्रधानमंत्री बनने के पोस्टर बैनर लगे हुए थे, जो पूरे पश्चिम बंगाल में वो देखे जा रहे थे। वो ममता बनर्जी खुल के कहती कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस के लिए और भारत जोड़ो यात्रा के लिए मैं मानता हूं इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जो आज के समय वातावरण बना है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो ओबीसी बने हैं, वो भी ओबीसी अपने कलम से बने हैं, वो बाय बर्थ ओबीसी नहीं है। तो एक बने हुए ओबीसी, चलिए एक ओबीसी प्रधानमंत्री जो बाद में ओबीसी बने, और एक तरफ एक दलित मल्लिकार्जुन खड़गे। ये जो टक्कर की स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी की इसने नींदें उड़ा दी हैं, जो अभी के संदर्भ में ये चर्चा चल रही है। आप सोच के देखिए
कि दलितों के साथ कौन जुड़ा हुआ है। एक तो दलित मतदाता तो पूरे देश भर में है ही, जो आप प्रतीकात्मक राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को बनाया, राष्ट्रपति बनाया, लेकिन क्या उन्हें कभी कोई शक्तियां देने का प्रयास किया? अभी भी उन्होंने एक महिला को जो कि बनाया हुआ है, जो कि एसटी का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन वही जो नया संसद भवन जो आज तानाशाही का प्रतीक बना हुआ है, बगल में राष्ट्रपति भवन, राजीव जी सोच के देखिए, और उसमें निमंत्रण नहीं दिया जाता है उन्हें, इसलिए कि वो महामहिम है। राष्ट्रपति जी को बुला लिया गया अगर वहां पे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कैमरे के स्क्रीन पे नंबर 1 कैसे दिखेंगे? आपने लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ दिया। तो क्या लोगों ने देखा नहीं कि आदिवासी समूहों के साथ इनका कैसा व्यवहार रहा? दूसरी तरफ जिस तरह से आरएसएस जो है कि जातिगत जनगणना का विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, तो ओबीसी के प्रति इनका क्या रवैया है वो भी लगातार नजर आ रहा है। आप आरक्षण का समर्थन करें और जातिगत जनगणना का विरोध कर दें, ये दो तरफा चीजें कैसे चल सकती हैं? आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम जाति नहीं मानते, दूसरे तरफ आप कहीं ब्राह्मण आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर 2 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, और हर तरफ आपने चुन चुन के जो है कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया है, और वहां पे आप ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। और यहाँ पे रियल में प्रधानमंत्री पद के लिए देश में पहली बार एक नाम आगे सामने चल चुका है। ऐसे स्थिति में जो आंधी तूफान की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी अपने ही, मैं कह रहा हूं कि अपने ही बुने हुए जाल में फंसती चली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण भी आज इस समय टीम इंडिया की एक मजबूती की स्थिति बनी हुई। नहीं तो टीम इंडिया के कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर अकेले नहीं आते। 146 सांसदों का निलंबन, ये कोई मामूली सी बात है? हम लोग किस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? क्या यही है हमारा अमृतकाल? अगर ऐसा अमृतकाल है तो ऐसा अमृतकाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुबारकबाद हो। हमें लोकतंत्र का ऐसा अमृतकाल तो नहीं चाहिए। हमें तो लोकतंत्र वो लोकतंत्र चाहिए जहां संसद में विपक्ष भी डंके की चोट पे अपनी बात रख सकता था। और डे 1 से मुझे तो याद है कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब भी विपक्ष बहुत जोरदार ढंग से कर रहा था कि वहां सुरक्षा के मामले पे चूक की कहानी है, उसमें सुरक्षा की गंभीर चूक की स्थितियां दिखेंगी। और विपक्ष ने जो बात कही राजीव जी, वो बात हम लोगों ने किसी और डेट के दिन होते हुए भी देखा तो मान लेते। 13 दिसंबर 2001, जिसको आप उस दिन श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोगों को, और उसी दिन सुरक्षा चूक की घटना को अगर विपक्ष उठाता है, तो सुरक्षा चूक का मामला क्या इतना सामान्य मामला है कि आप सबों को उठा के बाहर फेंक देंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के ऊपर भी यह सबसे बड़ा जो है कि सवाल उठाता है राजीव जी। और विपक्ष ने यह सवाल तो उठा ही दिया है कि संसदीय लोकतंत्र क्या है, आपका राष्ट्रवाद क्या है, आपका जो है कि सामाजिक न्याय क्या है। उन सब के ऊपर जो है कि वो चीजें सामने में आ चुकी हैं। और जो सवाल है देखिए ईवीएम के मामले को लेके, जो आप बार बार आप कह रहे हैं, देखिए ईवीएम को लेके टीम इंडिया में बैठक जरूर हुई है, लेकिन साथ ही साथ ईवीएम और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ये जिम्मेवारी देश के 140 करोड़ मतदाताओं की है। जिस दिन चुनाव के दिन हम लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे थे राजीव जी, अलग अलग बूथों पे भारी संख्या में ऐसे लोग मिल रहे थे जो मतदान देने के लिए आए थे और उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। तो इसलिए अभी से जो आपने लाइन बोली है कि अभी से लोगों को सजग होने की जरूरत है कि उनके वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, उनके आसपास के लोगों के नाम है या नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाता समूह उन्हें अगर लगता है कि उनका रुझान विरोधी समूह में हो सकता है, तो वैसे लोगों का वोटर लिस्ट से वो नाम भी हटाती है। तो ये लड़ाई तो जनता अपने स्तर पर जरूर लड़ सकती है, अपने जागरूकता के कारण लड़ सकती है। तो लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर ये लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो इस यज्ञ में हम सबों को भाग लेना पड़ेगा। बाकी टीम इंडिया की मजबूती के कारण भाजपा की नींद तो उड़ ही रही है। और मैं अगर ये चीज कह दूं कि इस भीषण ठंड के स्थिति में भी उनके पसीने छूट रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं होगी। क्योंकि जब वो मिमिक्री के मामला ला के रखते हैं, तो मुझे अभी भी याद है 2013 में जब प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री थे उसमें गुजरात के, उस समय तमाम भाषणों में वो मिमिक्री करते थे मनमोहन सिंह का। किसने ये बयान दिया था कि वो जो है कि नहाते हैं रेनकोट पहनकर जो है कि प्रधानमंत्री नहा रहे हैं? मतलब ये क्या कोई मर्यादा वाला बयान था? अमर्यादित आचरण आप लोगों के, मिमिक्री करने के एक्सपर्ट आप बने हुए हैं, तो फिर दूसरे जगह पे दूसरे लोगों को क्या आप आलोचना कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल एक सतही मामला। इन लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर ये लगता है कि सामान्य जनता अपना लॉजिक भूल चुकी है, तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। सत्ता में आप जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन कम से कम सामान्य जनता को इतना भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारतीय मतदाता ने हर हमेशा जो है कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ खड़े रहे, और वो इस समय भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी है। जी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इधर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब से होगी, इसकी अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, ये आपको बता दूं। एक साथी हमारे यहाँ लगातार लिख रहे हैं, किसी और चैनल पे देख के आ गए और वहाँ से यहाँ लिख रहे हैं कि वहाँ ये बताया जा रहा है, भाई साहब HSK साहब, आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ,
कि कम से कम गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मत दीजिए। हम अभी एक केसी वेणुगोपाल का की बाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने जो कहा वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रस्ताव राहुल गांधी को दिया गया, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और वो राहुल गांधी बताएंगे अब वो 14 तारीख से शुरू होगी और 15 तारीख को खत्म होगी, 15 मार्च को, कि कब होगी। अगर ये भी है तो ये जो स्पेकुलेशन है वो ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। 4 दिन पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा पे और आज ही नजर और नजरिया बुशरा खानम जी ने उसी पे किया है। आप चूंकि कार्यक्रम देखते ही नहीं हमारा, तो आपको क्या बताऊं मैं। आप सिर्फ आकर के अपना रॉन्ग इंफॉर्मेशन यहां मत दिया कीजिए। HSK आपको मैं स्पेशली कह रहा हूं कि गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। दूसरी जगह अगर कुछ भी देखते हैं तो यहां आकर के, क्योंकि इस कमेंट बॉक्स में हमारे तमाम साथी होते हैं जो यहां सही खबरें सुनने के लिए आते हैं, यहां गलत खबरें सुनने के लिए कोई नहीं आता। और न ही हम अपना 1.5 से 2 घंटा गलत खबरों के लिए करते हैं। हम कोई एजेंडा नहीं चलाते और ना हमको कोई एजेंडा चलाने के लिए पैसा देता है। हम बड़ी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं, तो वही करने दीजिए। ये आपसे आग्रह है, हाथ जोड़कर करबद्ध आग्रह जिसको कहते हैं, विनती है। क्योंकि ऐसा मत कीजिए। हम लोग पहले 4 दिन पहले हमने स्पेशल रिपोर्ट इस पे बनाया है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बहुत जल्द होगी और उसमें कहा जा रहा है, इसकी बात हम लगातार कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक से होगी। और आज से ये सूचना आ रही है सुबह से कि ये 14 तारीख से प्रस्ताव दिया गया है। उम्मीद थी कि CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाए, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कोई बात नहीं की। राहुल गांधी को अभी सोचने का समय दिया गया है, क्योंकि ये यात्रा राहुल गांधी ही लीड करेंगे। अगर वो 14 से शुरू करते हैं तो 14 से, हो सकता है कि 15 मार्च को वो खत्म कर दें तो 15 मार्च को। लेकिन जो सोशल मीडिया पे या तमाम डिजिटल चैनल्स पे जो व्यूअरशिप गेन करने के लिए जो होड़ मची हुई है वो मचे रहने दीजिए। बट यहां पर थोड़ी ईमानदारी हम लोग करते हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता, वो करने दीजिए। बस ये आग्रह है आप लोगों से, वो करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथियों का, राहुल लाल जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे शकील अख्तर जी, प्रोफेसर रविकांत जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप